नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज डेट 29 अक्टूबर और आज की जितने भी इंपॉर्टेंट खबर है उन्हें एक एक करके विस्तार से समझ लेंगे। लेकिन सबसे पहले एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट है, दया मनुष्य का स्वाभाविक गुण है और ये कथन है मुंशी प्रेमचंद जी का। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि दया का जो सिंपल सा मतलब है वो दूसरों के दुख को समझना और उनकी मदद करने की इच्छा रखना है। जब हम किसी की परेशानी को देखकर उससे सहानुभूति महसूस करते हैं और उसे सहारा देते हैं तो ये दया होती है। और ये मनुष्य का स्वाभाविक गुण है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। दया से इंसानियत बढ़ती है और हम दूसरों के लिए दयालु बनते हैं। अब इसी के साथ देख लेते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, इक्षक का निर्माण किसने किया है? ऑप्शंस हैं, ए मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, बी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, सी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड या डी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। आप इसके एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं जहां इसे हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी आज की पहली न्यूज की तरफ। न्यूज है, आईआईपी ग्रोथ डिप्स टू 3 month लो ऑफ 4% इन सितंबर। और ये जो आपका टॉपिक है वो आपका जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। तो न्यूज क्या है एक बार इसे भी हम देख लेते हैं। तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने औद्योगिक उत्पाद सूचकांक यानी कि आईआईपी जारी किया है, जिसके अकॉर्डिंग सितंबर 2025 में औद्योगिक उत्पादन जो है उसकी वृद्धि घटकर 4% पर आ गई है, जो कि 3 महीने का न्यूनतम स्तर है। वहीं अप्रैल से सितंबर 2025 की बात करें तो वित्त वर्ष 2025 से 26 की पहली छमाही में औद्योगिक वृद्धि सिर्फ 3% थी, जो कि पिछले 5 वर्षों में सबसे धीमी है। हालांकि ये जो मंदी हुई है उसमें मुख्य रूप से खनन, प्राथमिक वस्तुओं और उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुओं के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इनके द्वारा ही मंदी देखने को मिली है। अब एक बार हम आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे खनन क्षेत्र की गतिविधि में, जिसमें कि सितंबर 2025 में 0.45% की कमी देखने को मिली है, जो कि अगस्त में 6.6% वृद्धि दर थी। वहीं उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुओं की बात करें तो इसमें लगातार दूसरी बार गिरावट देखने को मिली है और ये अब सितंबर में 2.9% की इसमें गिरावट देखने को मिली है। हालांकि इन सब के बाद विनिर्माण क्षेत्र में हल्की सुधार देखने को मिली है, जो कि अगस्त में 3.8% था, वो सितंबर में बढ़कर के 4.8% हो गया है। और इसी के साथ उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की बात करें तो उसमें काफी अच्छी वृद्धि देखने को मिली है। इसमें अगस्त में 3.5% की वृद्धि हुई थी, जो कि बढ़ करके सितंबर में 10.2% हो गया है। तो अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, यूनियन कैबिनेट डिसाइडेड टू रेज फर्टिलाइजर सब्सिडी फॉर विंटर क्रॉप्स टू 37,952 करोड़ रुपीस। तो ये जो आपका टॉपिक है ये आपका GS1 ज्योग्राफी से रिलेटेड है और इसी के साथ ये आपका GS3 इकोनॉमी से भी रिलेटेड होगा। तो न्यूज़ क्या है अब हम इसको भी देख लेते हैं। तो रबी फसलों के लिए उर्वरक सब्सिडी में बढ़ोतरी की गई और ये निर्णय दिया है कैबिनेट ने। क्या निर्णय है एक बार उसको भी हम समझ लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने रबी 2025 सीजन के लिए 37,952 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दी है। और आपको बता दें कि ये जो राशि है वो पिछले रबी सीजन में 24,000 करोड़ थी और वर्तमान में अब इसमें लगभग 14,000 करोड़ अधिक है, यानी कि जो पिछले वाले रबी सीजन में जो भी सब्सिडी दी गई थी उसमें 14,000 की वृद्धि है। अब एक बार जो सब्सिडी है उन पर भी हम नजर डाल लेते हैं। तो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की जो सब्सिडी दर है वो खरीफ 2025 के लिए 43.02 रुपए प्रति किलोग्राम थी और रबी फसल के लिए भी सेम ही है, 43.02 रुपए, जो कि आप देख सकते हैं कि अपरिवर्तित रहा है। और फास्फोरस पोषक तत्व की बात करें खरीफ 2025 के लिए जो है कि ये 43.60 रुपए प्रति किलोग्राम था और ये रबी फसल के लिए इसमें वृद्धि हुई है, 47.96 रुपए हो गई है और इसमें इस तरीके से कुल 4.36 रुपए की वृद्धि देखी गई है। और पोटाश की बात करें तो पोटाश में खरीफ 2025 के लिए 2.38 रुपए प्रति किलोग्राम था और रबी फसल की भी सेम है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब सल्फर की बात करें तो सल्फर जो है वो खरीफ 2025 के लिए 1.77 रुपए प्रति किलोग्राम था और रबी फसल के लिए बढ़कर ये 2.87 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। और आप देख सकते हैं कि इसमें 1.10
रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं आपको बता दें कि ये जो पूरी सब्सिडी है वो 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेंगी। हालांकि ये जो सब्सिडी का फैसला है ये आयात मूल्य और पोषक तत्वों की आवश्यकता, सब्सिडी के बोझ और अधिकतम खुदरा मूल्य सहित कई और कारक भी हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। और इसी के साथ किसानों को डाई अमोनियम फॉस्फेट और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा भी की गई है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है HAL साइंस पैक्ट विद रशियन फर्म फॉर सिविल एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन। तो ये जो आपका टॉपिक है वो आपके GS पेपर 3 इकोनॉमी एज वेल एज GS पेपर 3 के डिफेंस से भी संबंधित है। न्यूज क्या है इसको देख लेते हैं। तो HAL और रूसी कंपनी UAC में नागरिक विमान उत्पादन के लिए समझौता किया गया। जो है कि आपका समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो SJ-100 जो है वो दोहरे इंजन वाला संकीर्ण शरीर यानी नैरो बॉडी वाला नागरिक विमान है और अब तक 200 से अधिक विमान को निर्मित किया जा चुका है, उत्पादन किया जा चुका है, जिसमें कि 16 से अधिक एयरलाइन ऑपरेटरों द्वारा संचालन किया जा रहा है। वहीं छोटी दूरी की उड़ानों के लिए ये एक क्रांतिकारी बदलाव साबित हो सकता है। अब भारत में उत्पादन की योजना की बात करें तो HAL को घरेलू ग्राहकों के लिए SJ-100 विमान बनाने का अधिकार मिलेगा। और आपको बता दें कि यह भारत में पूरी तरीके से नागरिक विमान निर्माण का पहला उदाहरण है। वहीं इस तरह की पिछली परियोजना HAL के द्वारा थी जो एवरो HS-748 का उत्पादन था, जो कि 1961 में शुरू हुई थी और 1988 में समाप्त हुआ था। हालांकि ये जो पूरा समझौता हुआ इससे भारत में उड़ान योजना के तहत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। इसी के साथ अगले 10 वर्षों की बात करें तो अगले 10 वर्षों में 200 से अधिक जेट विमानों की घरेलू आवश्यकता होगी और इसी के साथ 350 अतिरिक्त विमान हिंद महासागर क्षेत्र के पर्यटन क्षेत्रों के लिए भी आवश्यक होंगे। और ये जो पूरा समझौता है इससे निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। और इसी के साथ अगली न्यूज है UN रिपोर्ट फाइंड्स कंट्रीज एमिशन रिडक्शन सॉर्ट ऑफ गोल सेट इन पेरिस। तो ये जो आपका टॉपिक है वो आपका GS पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। तो न्यूज क्या है वो देख लेते हैं। तो अगले महीने जो है कि ब्राजील के बेलम में COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 आयोजित होने वाला है और इसके पहले संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें ये कहा गया है, जिसमें बताया गया है कि देशों की उत्सर्जन कटौती जो है पेरिस समझौते के लक्ष्य से काफी कम है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये जो रिपोर्ट जारी की गई है वह एक संश्लेषण रिपोर्ट है यानी कि सिंथेसिस रिपोर्ट है, जिसमें देशों के अपडेटेड राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDC का विश्लेषण किया गया है। अब इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी नजर डाल लेते हैं। तो रिपोर्ट में जो मुख्य निष्कर्ष है उनको भी देखना हमारे लिए जरूरी है। देश जो है वो 2025 तक 2019 के स्तर से केवल 17% उत्सर्जन घटाने के लिए तैयार है। हालांकि पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पाने के लिए आवश्यक है कि सदी के अंत तक पृथ्वी का तापमान जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस बना रहे और 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन देशों को 2035 तक उत्सर्जन में 2019 के स्तर से क्रमशः 37% और 57% की कटौती करनी होगी। और इसी के साथ जो कुल संभावित 190 देश हैं उनमें से अब तक केवल 64 देशों ने ही अपडेटेड NDC जमा किए हैं। और इसी के साथ भारत ने अगस्त 2022 के बाद NDC अभी तक प्रस्तुत नहीं किया है। हालांकि रिपोर्ट में कुछ और बातें भी कही गई हैं तो उन पर भी हम नजर डाल लेते हैं। तो पार्टियों के जो नए NDC हैं उनके कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन स्तर 2035 में लगभग 13 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होने का अनुमान है, जो कि उनके पिछले NDC 2020-22 से सिर्फ 6% ही कम है। हालांकि इसमें वनरोपण और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की भी बात कही गई है। और इसी के साथ कुछ पक्ष जो है उन्होंने ये भी कहा है कि 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना किया जाना चाहिए और कम कार्बन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देना होगा और इसी के साथ कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज क्षमता का भी विस्तार करना होगा। हालांकि वर्तमान वैश्विक उत्सर्जन प्रतिबद्धताएं जो है वो पेरिस समझौते के तापमान लक्ष्यों को पाने के लिए अभी भी अपर्याप्त हैं और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि COP30 में देशों से मजबूत और ठोस NDC की अपेक्षा की जा रही है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। तो हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन किया जा रहा है और आपका ये जो टॉपिक है वो विविध कैटेगरी में आता है, मिसलेनियस कैटेगरी में आता है।
तो ये पूरी न्यूज़ क्या है इसे भी हम देख लेते हैं। तो हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2025 का 7वां संस्करण जो है वो आज नई दिल्ली के मोनिक्सा सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। और इसके आयोजनकर्ता की बात करें तो इसके आयोजनकर्ता भारतीय नौसेना है और इसका ज्ञान साझेदार राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन है। वहीं इस वर्ष की थीम समग्र समुद्री सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय क्षमता निर्माण और क्षमता संवर्धन है। इसमें 19 देशों के कुल 40% वक्ता इसके प्रतिभागी हैं। ये जो पूरी वार्ता है इसमें भारत के आर्थिक विकास और सुरक्षा के लिए समुद्री क्षेत्र और खासकर जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसकी प्रासंगिकता पर जोर दिया जाएगा। इसी के साथ ये जो पूरी वार्ता है इसमें नौसेना प्रमुख जो हैं उन्होंने भारतीय नौसेना के कैप्टन KS विक्रमादित्य की जो पुस्तक थी राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन और इसे प्रकाशित किया था फ्यूचर मैरीटाइम वारफेयर, इसका भी विमोचन किया गया। तो ये थी हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट खबर। अब बारी है हमारे आज के अभ्यास प्रश्न की। प्रश्न देख लेते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन से A मुंबई, B कोची, C नई दिल्ली या D विशाखापत्तनम। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कॉमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।